हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीटेट के लिए अब हर जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आपको वीडियोस मिलेंगी, तो उसके लिए आपको सारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको क्या करना है, हमारी जो शिक्षा सागर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है। ये हमारी शिक्षा सागर एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करो। ओपन करने के बाद आप इसमें साइन अप करना है। दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है साइन इन का, एक होता है साइन अप का। साइन अप करना है, डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऐप ओपन हो जाएगी। तो ये जो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये एक वीडियो है। ये क्या है, एक वीडियो है। ये आपको पूरा बताएगी कि कैसे आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ आपको बताएगी। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको वीडियो मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब मिलेगा। और साथ ही साथ आपको मिलती हैं ये ट्रॉफी। ये फर्स्ट नंबर की ट्रॉफी है जो 60% से ज़्यादा स्कोर करेगा मॉक टेस्ट में। ये सेकंड नंबर की ट्रॉफी है जो 40% से ऊपर रहेगा, और ये 20% की जो 20% से ऊपर स्कोर करेगा। इसके अलावा आप इसमें फ़िलहाल हम ध्यान दे रहे हैं सीटेट पर। सीटेट से जुड़ी सारी की सारी जो आपको मटेरियल हैं ये आपको यहाँ मिलेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको डाउनलोड ज़रूर करनी है, अभी सभी साथियों को बताओ। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पर इसे रेटिंग दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी रेटिंग चल रही है 4.8, और कोशिश कीजिए कि इसकी जो रेटिंग है वो 5 तक पहुंच जाए। इसी के साथ भैया आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत ही छोटा सा एक चार्ज होता है। अगर आप 1 महीने का इसको परचेज़ करते हैं तो आपको एक चार्ज दिखाई देगा, वो चार्ज बदलता रहता है, तो आप देख लीजिए। और एक और बात बताऊं आपको, कल 12 बजे तक ये चार्ज जो है वो सिर्फ 101 रुपीज़ है। हो सकता है कि कल 12 बजे के बाद ये बढ़ जाए, तो इसे अगर आप चाहते हैं यूज़ करना तो अभी के अभी इसका जो सब्सक्रिप्शन है ये ले लीजिए। और आगे बढ़ते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आज अपने पास क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं भाई। हम आज देखने वाले हैं अपने साइंस का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर नंबर 3 में क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। रेशे और वस्त्र के बारे में बताया गया है, फाइबर और फैब्रिक के बारे में बताया गया है कि क्या फाइबर होते हैं, क्या फैब्रिक होते हैं, कैसे कपड़ा बनता है, कैसे वस्त्र बनते हैं रेशे से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ जाते हैं। देखो, 2 टाइप के रेशे होते हैं। यहां मैं आपको एक और माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अपने पास होते हैं 2 टाइप के रेशे। पहला रेशा कौन सा होता है भाई? सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि रेशा हमें पढ़ना है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कौन सा होता है? एक पार्ट होता है जो हमें पौधों से मिलता है, ठीक है, पौधे से मिलने वाला, मतलब प्लांट से जो हमें मिलता है। इसके अलावा दूसरा होता है जंतु से मिलने वाला, इसे क्या बोलते हैं? इसे जांतव बोलते हैं, एनिमल फाइबर। अब प्लांट से क्या क्या मिलता है भाई? आपको कॉटन, जो कपास होता है, वो आपको पौधे से मिलता है। जूट, जिसे आप पटसन बोलते हो, ये आपको किससे मिलता है? पौधे से मिलता है। और क्या क्या चीज़ें भाई आपको पौधे से मिलते हैं वो आप देखिए, तब तक आपको मैं एनिमल के बारे में बता देता हूँ। एनिमल से आपको क्या मिलेगा? आपको सिल्क मिलेगा, आपको वूल मतलब ऊन मिलेगी। तो ये 2 चीज़ें क्या होगी भाई? ये 2 चीज़ें आपकी एनिमल फाइबर हो गई, ये 2 चीज़ें आपकी प्लांट फाइबर हो गई, ठीक है। ये क्या है? इसे हम तंतु बोलते हैं। रेशा बोल लो या इसे आप तंतु बोल लो, दोनों में से आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये चीज़ हुई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और ये आपको शायद से दिखा नहीं होगा जो जो मैंने लिखा है, कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। तो रेशा जो तंतु है भाई वो 2 प्रकार का होता है, पौधे और जंतु वाला, मतलब प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में कॉटन और जूट आपको दिखाई देगा, एनिमल फाइबर में आपको सिल्क और वूल आपको दिखाई देगा, ठीक है। इन चीज़ों से आगे कपड़े बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो हम पूरे के पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सुनिए आप ध्यान से। अब जो जंतु का रेशा है, मतलब जो एनिमल फाइबर है, उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि भेड़ जो होती है भाई, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें रेशा मिलता है, ऊन मिलती है। अब ये ऊन किस टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, जो आपके सामने हाईलाइट करके मैंने दिखाया हुआ है। एक होता है
दाढ़ी के रूखे बाल, और दूसरा होता है त्वचा के पास जो मुलायम तंतु रूपी बाल होते हैं वो, जिसे हम क्या बनाते हैं, जिसे हम कर्तित ऊन बनाते हैं। ठीक है, अब इसको आप ढंग से समझिए कि जो दाढ़ी वाले रूखे बाल होते हैं वो बहुत ही रफ होते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए उतना ज़्यादा कामयाब नहीं है चीज़ें। लेकिन जब आप मुलायम बालों को इस्तेमाल करते हो जो त्वचा के काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो उनसे काफ़ी अच्छी ऊन आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं भाई। मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें अगर आपको उत्पन्न करनी है, जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हो, जब भी आप कोई जानवर भाई पालते हो तो दो काम होते हैं, एक उसे पालना और एक उसी ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग करना मतलब उसकी नस्ल को और आगे बढ़ाना। ठीक है, अब आपके पास 4 भेड़ हैं, 2 रूखे बालों वाली हैं, 2 मुलायम बालों वाली हैं, तो आप जो आगे बच्चे चाहोगे वो कैसे चाहोगे, मुलायम बालों वाले। तो आप किन की पीढ़ी को आगे बढ़ाओगे, आप बढ़ाओगे जो मुलायम बाल वाली होगी उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाओगे। तो ब्रीडिंग किसकी करवाओगे, मुलायम बालों वालों की। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, या इसे वर्णात्मक प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सेलेक्टिव ब्रीडिंग और हिंदी में वर्णात्मक प्रजनन इसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हमें ऊन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भेड़ से मिलती है। बिल्कुल भी नहीं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी मार्केट में ज़्यादा जो मात्रा में ऊन पाई जाती है वो भेड़ से मिलने वाली ऊन होती है, लेकिन इसके अलावा जो हमें ऊन मिलती है वो ऊंट से मिलती है, वो हमें याक से मिलती है, वो हमें बकरी से मिलती है, अलग अलग जो है स्रोत से मिलती रहती है। तो यहाँ हाईलाइट करके मैंने बताया हुआ है भाई, आप थोड़ा ध्यान से देखें कि याक से मिलने वाली जो ऊन होती है, याक क्या होता है भाई, याक एक वैसे तो गाय जैसा एक जानवर होता है, लेकिन उस पे बाल इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं कि उसकी शक्ल जो है वो गाय से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो याक की जो ऊन है भाई वो तिब्बत और लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऊंट जो है, ऊंट की ऊन कहाँ मिलेगी आपको, दक्षिण अमेरिका में जो है लामा और एल्पेका की ऊन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, और ऊंट जो होते हैं वो आपको जगह जगह मिलते रहते हैं। ऊन तो अपने भारत में भी मिलते हैं, लेकिन उनकी जो ऊन है वो उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। लामा आपको दिखा देते हैं भाई, ये होते हैं लामा, लामा और एल्पेका, ये आपको मिलते हैं। इसके बाद है भाई बकरी। बकरी की 2 किस्में काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई, एक होती है अंगोरा बकरी, एक होती है पश्मीना बकरी। ठीक है, या इसे कश्मीरी बकरी भी बोला जाता है। अब जो बकरी के बाल होते हैं वो 2 से मिलते हैं। अंगोरा ऊन जो होती है वो अंगोरा नस्ल की बकरियों से मिलती है, जो आपको लेफ्ट साइड में, ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में आपको ये जो बकरी दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा लंबे बालों वाली, ये अंगोरा बकरी है। और राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रही है ये एक नॉर्मल बकरी, या इसे आप पश्मीना बकरी बोल सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो जो कश्मीरी बकरी है ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको काफ़ी ऊंचाई पर मिलेगी। कितनी ऊंचाई पर मिलेगी, 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इससे पश्मीना शॉल बनाई जाती हैं। और आगे देख लेते हैं। जो आपके काम की चीज़ें हैं सिर्फ वही हाईलाइट की गई हैं, तो बाकी आप किसी चैप्टर की इधर उधर की चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, कोई फ़ायदा नहीं है, समय ही बर्बाद होगा। आपका समय बचाने के लिए ही ये हाईलाइट किया गया है पोर्शन। भेड़ पालन और प्रजनन, मतलब कि आप कह सकते हैं कि शीप रियरिंग और ब्रीडिंग किस प्रकार से होती है, क्या होती है, वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों और हरियाणा में जो है, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें आपको भेड़ पालन दिखाई देगा। भेड़ पालन का मतलब क्या हुआ, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। अब इसमें क्या होता है भाई, जो भेड़ पालक होते हैं उनको गडरिये बोला जाता है। ये पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर चलते हैं और उनको चराते रहते हैं। चराना मतलब ग्रेजिंग करवाना। जो भेड़ पालक होते हैं वो अलग अलग जगह घूमते रहेंगे, उनको चराते रहेंगे। भेड़ एक शाकाहारी प्राणी है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये एक हर्बीवोर है। हर्बीवोर का मतलब शाकाहारी जंतु है ये, इसे घास और पत्तियां खाना पसंद है। अब जो भेड़ पालक होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसके अलावा भी इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें खिलाते हैं, जैसे दाल खिला देंगे अलग अलग प्रकार की, मक्का, ज्वार, खली। अब ये जो खली होती है किससे बनती है भाई, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है
वो क्या होता है, उसे हम खली बोलते हैं। ठीक है, जो आप जैसे मान लो गन्ने का जूस निकलवाने गए, जूस आपने पी लिया, भूसी बच गई, तो वो जो भूसी है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम खली बोल देते हैं, जो बाकी बीज होते हैं उनकी। तो खली वो चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं भाई। खनिज भी खिलाते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, और सर्दियों में इन्हें अंदर रखा जाता है, घर के अंदर, ताकि इनको बिल्कुल भी हवा ना लगे। अब देखो दो बातें होती हैं, जैसे बकरी है, बकरी को आप जितनी ठंड में लेके जाओगे उतना ज़्यादा उसके बालों की क्वालिटी बढ़ जाएगी, जैसे कश्मीरी बकरी होती है, पश्मीना बकरी होती है उनकी। लेकिन भेड़ को आपको क्या करना पड़ेगा, ठंड से उतना ज़्यादा नहीं लड़वाना है, उसे बचाना पड़ता है, घर के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसे फिर सूखा हुआ चारा खिलाया जाता है, जब तक कि बाहर का मौसम नॉर्मल ना हो जाए तब तक। अब आगे बढ़ते हैं भाई। भेड़ों की जो है अलग अलग प्रकार की नस्लें होती हैं, और भेड़ों की जितनी नस्लें होती हैं वो आपको सामने मैंने दिखाई हुई हैं। जैसे लोही जो नस्ल होती है ये अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है और राजस्थान पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशायर जो नस्ल होती है ये भूरी ऊन देती है और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली या फिर नली जो प्रजाति होती है, जो नस्ल होती है, ये गलीचे की ऊन, गलीचा समझते हो ना, जो पैरों में बिछाते हैं, उसकी ऊन मिलती है आपको राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलेगी। बाखरवाल जो ऊन होती है या जो नस्ल होती है भेड़ों की, इससे आपको क्या मिलेगी, शॉल बनाने की ऊन मिलेगी, और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं ये। मारवाड़ी जो नस्ल होती है ये मोटी और रफ ऊन देती है, ये गुजरात में पाई जाएगी। पाटनवाड़ी जो नस्ल होती है ये होजरी के लिए ऊन देती है और ये गुजरात में पाई जाएगी। तो ये मैंने कुछ नस्ल के नाम, उनकी गुणवत्ता और राज्य बताए हैं जहां वो पाए जाते हैं। अब आते हैं भाई यहाँ की तरफ, जिसमें आपको बताया गया है कि ऊन से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें कुल मिला के कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं, मतलब 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है शीयरिंग। शीयरिंग का मतलब वो नहीं कि मिल बांट के खाओ। शीयरिंग एक होता है शेयरिंग, एक होता है शीयरिंग। तो ये शीयरिंग की जाती है, ऊन की कटाई की जाती है। जो भेड़ के बाल होते हैं उनको काट लिया जाता है। आपको हैरानी होगी कि जो भेड़ की त्वचा होती है उसकी भी हल्की सी परत उतर जाती है जब भेड़ के बाल उतार रहे होते हैं। एक मशीन होती है बाल उतारने की, जैसे ट्रिमर यूज़ करते हैं ना हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी काटने के लिए, ट्रिम करने के लिए, तो सेम वैसा ही होता है। वो भेड़ की एक हल्की सी त्वचा की परत भी निकाल देता है और बालों को भी निकाल देता है। लेकिन इसमें भेड़ को कुछ खास तकलीफ नहीं है, भेड़ बुरा नहीं मानती इस बात में। क्यों नहीं मानती, ये बूझो नाम का एक कैरेक्टर है भाई आपकी किताब में, ये एक सवाल पूछता है आपसे। सवाल क्या है कि बूझो इस बात से हैरान है कि जब कोई बालों को खींचता है तो दर्द होता है, लेकिन जब काटता है तो दर्द नहीं होता। तो ये क्या बात हुई, तो बात ये है कि जब उसे खींचा जाता है, बालों को खींचा जाता है, जैसे आपके बालों को अगर कोई खींचे तो एक जगह है जहां बालों की जड़ मानी जाती है, वहां क्या होता है कि आपके लिविंग सेल्स डेड सेल्स में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है उसमें चल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जब सजीव कोशिकाएं निर्जीव कोशिकाओं में बदल रही होती हैं, उनका जो है ट्रांसफर हो रहा होता है, कन्वर्जन हो रहा होता है उनका वहाँ, तो उस समय क्या है, आधी कोशिकाएं जो है जीवित हैं, आधी कोशिकाएं मर चुकी हैं। तो जब आप खींचोगे तो मृत कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं को भी खींचेंगी, उससे क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, लेकिन जब काटा जाता है तो जड़ से नहीं काटा जाता, तब बालों को बीच से काटा जाता है, और बीच से काटते समय क्या कट रहे हैं, डेड सेल कट रहे हैं, मृत कोशिकाएं कट रही हैं। तो उस समय आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती। तो सेम ऐसे ही जो भेड़ है उसके साथ भी होता है कि जब उसके बालों को काटा जाता है तो उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही होती। आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा चरण, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है भाई, सेकंड स्टेप कहता है त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। ये आप फोटो में देख सकते हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड में भेड़ की ऊन उतारी गई, राइट साइड में टंकियों में अभिमार्जन किया गया। अभिमार्जन क्या होता है, धो लिया गया उन्हें। ठीक है, अच्छे से उन्हें वॉश कर लिया जाता है, और उस अभिमार्जन को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। स्कोरिंग क्या होता है अभी आपको ढंग से बताऊंगा। कुल मिला के ये मानो कि अभी फिलहाल बालों को धोया जा रहा है। क्यों, क्योंकि भेड़ है भाई, धूल में भी गई थी, पानी में भी गई थी, कीचड़ में भी गई थी, बाल उसके खराब हो चुके थे, तो उनको धोया जा रहा है। अब क्या होगा, बालों में चिकनाहट होगी वो हट जाएगी, गंदगी होगी वो हट जाएगी, धूल होगी वो हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद है भाई जैसे यहाँ टंकी में धोया जाता है वैसे ही
आजकल मशीनें भी आने लग गई हैं, तो टंकियों में धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मशीनों के द्वारा भी अभिमार्जन मतलब स्कोरिंग की जा सकती है, धोया जा सकता है। उसके बाद भाई स्कोरिंग करने के बाद ऊन का धागा बनाया जाता है। इसके बीच में एक आध चीज़ और है, वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। नीचे देखो एक पूरा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होती है? ऊन की कटाई करना। सेकंड क्या होती है? स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या हो गया भाई, जैसे मान लो आपने धुलाई वगैरह कर दी तो वो अभिमार्जन हो गया। उसके बाद अभी सोर्टिंग। सोर्टिंग क्या होता है? छटाई। छटाई का मतलब लेंथ के हिसाब से अगर आपको बाल समझ में आ रहे हैं तो हटा लो, अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे रेशे हैं या तंतु हैं तो उनको बाहर कर दो, और लंबे वाले जो आपके बाल हैं भेड़ के वो रख लो। उसके बाद अभी क्लीनिंग ऑफ बर्स। बर्स किन्हें बोलते हैं? बर की छटाई। बर क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा ऊनी वस्त्र आप ले आते हो, उसके बाद उनके ऊपर गोल गोल टाइप के रोए बन जाते हैं और आपको बड़े परेशान करते, बड़े गंदे लगते हैं वो। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है? उसके बाद उस वस्त्र को कई बार फेंकना भी पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, इसके लिए पहले ही ऊन में से ये बर की छटाई कर दी जाती है और जो ऊन है वो उत्तम गुणवत्ता की बन जाती है। फिर उसके बाद उसकी रंगाई की जाती है। रंगाई को क्या बोलेंगे भाई हम? रंगाई को आप कह सकते हैं डाई की जाती है, उनकी डाइंग बोला जाता है। रंगाई क्यों की जाती है? क्योंकि भाई अलग अलग प्रकार की जो है बाल होते हैं, कुछ मटमैले होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, तो उनको एक समान रंग में लाया जाता है। अब उसके बाद उनकी ब्लीचिंग करी जाए, चाहे डाई की जाए, कैसे मर्जी किया जाए, पर उनको रंग दे दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उनको रोल किया जाता है। रोल करने को क्या बोलते हैं? रीलिंग बोलते हैं। लास्ट वाला पॉइंट रीलिंग, मतलब उनको रोल किया जाता है, लपेटा जाता है, धागे बना लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर होगा भाई, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ वो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और बीच में एक बार मैं वापस से आप लोगों को बता देता हूँ। क्या बता दें भाई? आपको बता दिया जाए कि जो आपकी ये एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड करना है और हर किसी फ्रेंड को शेयर करो। इसमें एक प्रोमो कोड होता है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप ये वीडियो देखोगे कि एक प्रोमो कोड होता है। प्रोमो कोड में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि भाई कैसे कैसे आप फ्री सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। महीने में अगर 10 लोगों को शेयर कर दिया एप्लीकेशन तो क्या होगा? फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। सिर्फ व्हाट्सअप करना है इस पर, और कुछ नहीं करना है। व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पे, आपकी जो भी परेशानी है वो सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, वापस से आ जाते हैं भाई अपनी पढ़ाई के मुद्दे पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें सिर्फ कल दोपहर 12 बजे तक का समय है। सिर्फ 101 रुपीज़ में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कल दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद इसके जो सब्सक्रिप्शन के प्राइस हैं वो हल्के से बढ़ा दिए जाएंगे, और आपका नुकसान ना हो इस वजह से मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि 12 बजे से पहले पहले आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसे पहले ही परचेज करके बैठ जाओ। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं कि एक व्यावसायिक संकट होता है। व्यावसायिक संकट का अर्थ क्या हुआ भाई? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोला जाता है इसे। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम किसे बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम बोलते हैं कोई भी बीमारी जो आपके बिजनेस की वजह से हो सकती हो। तो आप इस पे ध्यान दें कि एंथ्रेक्स नाम का एक जीवाणु होता है, एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो संक्रमण फैला देता है और काफ़ी घातक रक्त रोग का कारण बन सकता है। ये इसे क्या बोलते हैं? इसे सोर्टर रोग बोलते हैं, सोर्टर्स डिजीज इसे बोला जाता है। ठीक है, तो जो उद्योग में या जो भी कारखाने में कारीगर काम करते हैं वो इस संकट को झेलते हैं। उनको ये बीमारी हो सकती है, हो जाती है कई बार, तो बस इसे बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। क्या है? 2 पॉइंट याद रखने हैं। एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया जो सोर्टर नाम की बीमारी करता है, जो ऊन उद्योग से संबंधित है। ये 3 लाइन को दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। अभिमार्जन किसे कहा जाता है भाई? अभिमार्जन बोला जाता है जब हम किसी भी ऊन से चिकनाई, धूल और गर्त मतलब गंदगी निकाल देते हैं। और आजकल ये अभिमार्जन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्कोरिंग। स्कोरिंग के लिए मशीनें आ गई हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है भाई? कि जो अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, रेशों की लंबाई के हिसाब से उनकी छटाई की जाती है, रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है
और अलग अलग टाइप से उनको पृथक मतलब अलग अलग किया जाता है, सोर्ट किया जाता है उनको। फोर्थ पॉइंट, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, मतलब उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद क्या करते हैं भाई, ड्राई करने के बाद जो कोमल और फूले हुए रेशे हैं उन्हें छांट लिया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें बर कहते हैं। बर नुकसानदायक चीज़ होती है ना, भगा दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद भाई आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, हाँ उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में भाई नॉर्मल जो चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्रकार के बाल होते हैं, उन्हें रंगाई की जाती है उनकी, तो कुल मिला के 5 की जगह 6 स्टेप आप मान लो। तो उनकी रंगाई की जाती है भाई, ब्लीचिंग वगैरह की जाती है, क्योंकि बाल जो है समान रंग के नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक रंग दे दिया कि वाइट कलर की जो है ऊन बना दी आपने, या ग्रीन कलर की बना दी, ऑरेंज कलर की बना दी, कुछ भी आपने बना दिया इस तरीके से। उसके बाद उन्हें रीलिंग किया जाता है। रीलिंग मतलब रोलिंग, हिंदी में रील करना लपेटने को बोलते हैं और इंग्लिश में रोलिंग करना लपेटने को बोलते हैं। तो ये क्या किया जाता है भाई, उसे धागों को सुलझा के उन्हें लपेट दिया जाता है, इससे बनती है ऊन। अब आप इससे कपड़े बना लो बेफिक्र होके, ठीक है। तो ये क्या थी, ये थी ऊन के बारे में। अब हम बात करेंगे भाई रेशम के बारे में, मतलब सिल्क के बारे में। सिल्क में क्या है भाई, सिल्क में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, महिलाओं का है। सिल्क उत्पादन में सबसे ज़्यादा अहम योगदान किसका होता है, महिलाओं का। क्यों, देखो जो रेशम के कारखाने होते हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, ठीक है। जो रेशम की साड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादातर महिलाएं पहनती हैं, तो बनाना भी उन्हीं के द्वारा, पहनना भी उन्हीं के द्वारा, तो कुल मिला के सारा का सारा उद्योग संभाला जाता है महिलाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई कि रेशम अगर आपको बनाना है, रेशम आपको अगर प्राप्त करना है, तो उसके लिए रेशम के कीटों का पालन करना पड़ेगा, मतलब उन्हें पालना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये सेरीकल्चर होता है भाई, ये किस प्रकार का होता है, ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो ध्यान से सुनना कि इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि रेशम के कीट का पालन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो जीवन चक्र होता है रेशम के कीट का वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका जीवन चक्र पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि इसे पाला कैसे जाएगा। तो मादा रेशम का जो कीट होता है, मतलब मादा रेशम का जो कीड़ा होता है, वो अंडे देता है जिनसे लार्वा निकलता है, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, या इल्ली कहते हैं, या रेशम कीट बोलते हैं, जिसे हम सिल्क वॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये सब नाम इसे दिया जाता है। फिर उसके बाद समय के साथ साथ क्या होता है कि आगे बढ़ती है ये प्रोसेस, और ये प्यूपा बन जाता है। प्यूपा बनने के बाद क्या होता है, ये अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनना शुरू कर देता है। ये जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है, मतलब अपने आसपास क्या किया उसने, कवरिंग बना ली और उसके अंदर बैठ गया। कैसे बैठेगा, घूम के बैठेगा। जैसे आप क्या लिखते हो मैथमेटिक्स में 8 नंबर लिखते हो ना, सेम वैसे ही बैठेगा ये। उसके बाद अपने सिर को क्या करता है, ये एक सिरे को दूसरे सिरे तक ले जाता है, और इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, मतलब सिक्रीट करता है। प्रोटीन से बना हुआ एक बहुत ही थिन जो वायर होता है वो सिक्रीट करता है, जो आगे भविष्य में जाके क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, मतलब सख्त हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, और उसके बाद सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा, रेशम बनेगा, ठीक है। तो याद रखना रेशम जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। जल्दी कैटरपिलर जो है वो स्वयं को पूरी तरीके से रेशम के रेशों में ढक लेता है, बंद कर लेता है, और प्यूपा बन जाता है। ये आवरण जो है इसे कोकून बोलते हैं। जब एक प्यूपा अपने चारों तरफ वो कवरिंग बना ले तो उसे कोकून बोला जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, अब रेशम के रेशों का उपयोग जो है वस्त्र बनाने के लिए करते हैं, और इस कोकून से कैसे अलग किया जाता है रेशम, वो अभी आपको बताया जाएगा। उससे पहले एक और बात सुनो। रेशम से तैयार की जाती है जो कोकून है, इससे रेशम तैयार किया जाता है। रेशम का जो कीट होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म होता है, ये अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे जब मैं आपको ईवीएस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था, मूगा सिल्क बताया था। उसी तरीके से टसर सिल्क होता है जिसे हम टसर रेशम बोलते हैं। फिर उसके बाद कोसा रेशम होता है, कोसा सिल्क बोलते हैं उसे, और इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, इनमें रफनेस का फ़र्क होता है, इनमें चिकनाहट का फ़र्क होता है, इनमें चमक का मतलब लस्टर का, शाइन का फ़र्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे नॉर्मल
जो आपको सिल्क माना जाता है, जो आपको मिलता है, वो होता है शहतूत रेशम कीट, मतलब मलबरी सिल्क वॉर्म जो होता है वो सबसे कॉमन होता है। तो हम उसी को पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि किस प्रकार से भाई उसे पाला जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ बताया गया है भाई कि किस तरीके से हम रेशम के कीड़े को पाल सकते हैं। एक एक करके सारे स्टेप सुनना और इसे नोट डाउन कर लेना। नोट्स बनाना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो कुछ समझ में नहीं आने का। कोई मादा रेशम कीट एक बार में 100 अंडों से भी ज़्यादा अंडे देती है। मतलब एक जो फीमेल सिल्कवॉर्म है वो एक बार में 100 से ज़्यादा एग्स देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों पे, जो क्लॉथ की स्ट्रिप्स होती हैं या कागज़ जो होता है, पेपर जो होता है, उस पर स्टोर कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। जैसे किसानों को बेचा जाता है, सेम वैसे ही उनको बेच दिया जाता है। उसके बाद अंडों को उपयुक्त ताप पर, मतलब एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर अंडों को रखा जाता है, जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। ठीक है। जैसे अभी अंडे में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब वो अंडे से बाहर निकलेगा तब असली प्रक्रिया शुरू होती है। तो अंडों से लार्वा निकल आता है। उसके बाद जो पत्तियां होती हैं, शहतूत के पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं, नई नई पत्तियां, सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियां जो होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें एक लकड़ी के, जैसे बांस की जो ट्रे होती है, उसमें डाला जाता है पत्तियों को, और उसमें इन लार्वा को छोड़ दिया जाता है। फिर सारा सारा दिन ये उन पत्तियों को खाते रहते हैं। 25 से 30 दिन के बाद, 25 से 30 दिन के बाद जो कैटरपिलर होते हैं वो उन पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं, और कोकून बनाने के लिए वे बांस के जो छोटे छोटे कक्ष होते हैं, छेद होते हैं या टहनियाँ होती हैं, उनसे लिपटना, चिपटना, छिपना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद अपने चारों तरफ जो रेशम है उसको बुनना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है भाई, वयस्क कीट में विकसित होने से पहले, मतलब कंप्लीट जो है उनका विकास होने से पहले ही उस कोकून को धूप में रख दिया जाता है, या पानी में उबाल दिया जाता है, या उसको स्टीम कर दिया जाता है, भाप में रख दिया जाता है, जिससे जो अंदर का कीड़ा होता है वो मर जाता है और जो फाइबर है वो अलग हो जाता है। मतलब सिल्क का जो रेशा होता है वो अलग हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके धागे बना दिए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेशम की रीलिंग बोलते हैं, मतलब रोलिंग ऑफ सिल्क बोलते हैं। अब सुनो, पहेली पूछती है। पहेली भी आपकी ईवीएस की जो एक बुक है भाई, उसका एक कैरेक्टर है। ईवीएस की नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि पूरी एनसीईआरटी में पहेली और बूझो 2 कैरेक्टर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। तो पहेली जानना चाहती है भाई कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई सेम प्रकार से होती है? बताओ, आपको क्या लगता है? वैसे देखो, बहुत ही आसान सा जवाब है। रेशम के जो धागे होते हैं वो कैसे करते हैं भाई, रेशम के धागे की कताई, मतलब कि उनको एक के साथ एक मिला के जोड़ा जाता है और फिर उसके बाद उसको रोल कर दिया जाता है। सेम दूसरी तरफ अगर आप आओगे कपास के बारे में, कपास के जो तंतु होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। उनको क्या किया जाता है, पहले साफ किया जाता है, फिर उसके बाद उनको आपस में जोड़ के पूरा धागा बना दिया जाता है। तो कुछ हद तक समान होती है, कुछ हद तक अलग होती है। रेशम के जो धागे होते हैं वो पतले होते हैं और लंबे होते हैं, लेकिन जो कपास के धागे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर उसके बाद जब हम उन्हें मिला, तंतु की बात हो रही थी, धागों की बात नहीं, तंतु की बात हो रही थी, फाइबर की बात हो रही थी। अब जब उन फाइबर को मिला दिया जाता है तो काफ़ी अच्छा बड़ा धागा बन सकता है, लेकिन रेशम का धागा अब भी पतला रहेगा, लेकिन जो कपास का धागा है वो अब हल्का सा मोटा हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, और आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। रेशम की जो खोज हुई थी वो चीन में हुई थी, जब एक रानी जो थी उसने क्या किया कि वो भाई चाय पी रही थी, उसके चाय में आके एक कीड़ा गिर गया। शहतूत के पेड़ के नीचे बैठी थी, कीड़ा आके गिरा, और गिरने के बाद थोड़ा सा फूल गया। फूलने के बाद जो रेशम था वो टोटली अलग हो गया। फिर उसके बाद लोगों को बोला गया भाई कि रिसर्च करो, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो उन्होंने रिसर्च किया और रेशम बन गया। अब रेशम बनाने की जो टेक्निक है भाई, उस पर पहरेदारी रख दी गई और उसे गुप्त रखा गया कई 100 सालों तक। फिर उसके बाद जो बिजनेसमैन होते थे, व्यापारी होते थे, ट्रेडर होते थे, उनकी बदौलत
किसी तरीके से छुपते छुपाते ये जो टेक्निक थी ये चीन से बाहर निकली, और जिस रूट से, जिस रास्ते से वो व्यापारी जो सिल्क की तकनीक को लेकर जाते थे या सिल्क के कपड़े को लेकर जाते थे या सिल्क का व्यापार किया जाता था, उसे सिल्क रूट बोल दिया गया। विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है सिल्क की प्रोडक्शन में, लेकिन हम भी कंसिडरेबल रेंज में हैं, मतलब इंडिया भी कंसिडरेबल रेंज में है। तो इस तरीके से भाई ये आज की आपकी क्लास थी। किसके बारे में थी? आज की आपकी क्लास थी आपके साइंस के चैप्टर नंबर 3 और क्लास नंबर 7 के बारे में। उम्मीद करता हूं भाई कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और शिक्षा सागर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रिपीट कर देता हूं, 12 बजे तक का समय है। कल 12 बजे से पहले जिसको भी परचेज करना है कर लो 101 रुपीज़ में। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ा दिया जा रहा है और काफ़ी जल्दी इसमें KVS का कंटेंट भी डलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने 151 वाला प्लान परचेज किया था जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और टीचिंग दोनों कंबाइंड था, तो उनको भी मैं बता दूं कि अब इंग्लिश कोर्स जो है वो आपके लिए शुरू हो रहा है। और जो आपके 10 दिन निकल गए हैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई कि 10 दिन में आपको इंग्लिश की स्पीकिंग कोर्स की वीडियोस नहीं मिली, लेकिन अब मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहें, मैं आपके साथ हूँ। आपको अपने साथ रहना है, बस आपको पढ़ाई करनी है, वो भी ढंग से तरीके से करनी है। सीटेट पास आ ही चुका है, सर पे खड़ा हो चुका है। अभी एक आध दिन में कोशिश करूँगा कि एक फाइनल वीडियो बना दूँ कि बचे हुए टाइम में आप कैसे पढ़ सकते हो। बहुत जो तरीके वाली जो ट्रिक्स होती हैं वो आपको मैं बता दूंगा। पर तब तक के लिए शिक्षा सागर एप्लीकेशन को रोज़ कम से कम आधे घंटे तक यूज़ करो। इसमें मॉक टेस्ट दो, ट्रायल आपका हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। 1 मिनट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी। बहुत ज़्यादा अलग अलग फ़ायदे हैं इस एप्लीकेशन के, तो ध्यान रखिए अपना और इस्तेमाल करते रहिए इसे। टेक केयर, गुड बाय।